लेकिन आपको पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा? वहाँ उस समय ऐसा माहौल था हिंदुओं के खिलाफ, जो मारधाड़ करने वाले आतंकवादी वहाँ थे। इतना उन्होंने आतंक मचाया कि हमारे बच्चों को मारे, औरतों को इज्जत लूटी, औरतों को भी मारा, मर्दों को भी मारा पीटा। महानगर पालिका आने के बाद उम्मीद थी ये शहर अपना बंबई से भी ऊपर उठेगा, क्योंकि यहाँ व्यापारी ज्यादा है, व्यापार है, पैसा लगाता है व्यापारी, सेवा करता है व्यापारी। लेकिन वो व्यवस्था राजनीतिक लोगों ने सिर्फ अपने लिए की होगी। वो लीडर बन गए, वो नेता बन गए, धनवान बन गए, शहर के लिए किसी ने नहीं सोचा। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं आकाश गाथा। कहते हैं कि सियासत जो होती है वो अवाम की सुख, चैन और अधिकारों के लिए होती है, लेकिन जब सियासत ही लोगों का सुख चैन छीन ले तो ये अवाम कहाँ जाए? जी हाँ, कई गुलामियों को त्यागने के बाद, लड़ाई के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन फिर भी सियासत ने एक लकीर खींच दी और इस देश के दो टुकड़े कर दिए, भारत पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान में हमारे ही कुछ लोग जो हम वतन थे उन्हें हमारे ही वतन में बेवतन होना पड़ा। जी हाँ, बहुत त्याग और बलिदान के साथ फिर से खड़ा हुआ एक समाज है सिंधी समाज। उसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सिंधी कार्यकर्ता और बहुत अच्छे शब्दों के कवि और उसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार नानक मंगलानी जी मेरे साथ है। सर, सबसे पहले तो आपको चेटी चंद की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरी तरफ से भी आपको वर्ष प्रतिपदा की शुभकामनाएं। उसी के साथ ये बहुत अचरज की बात हो या भाग्य की बात हो कि गुड़ी पाड़वा हो या चेटी चंद हो, नए साल की शुरुआत है और इसी दिन पर नानक मंगलानी जो है उन्होंने 80 साल अपने आयु के पूर्ण किए हैं और मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ जन्मदिन की। बहुत अच्छे दिन पर आपने जन्म पाया है। आपको भी धन्यवाद और बधाइयाँ। नानिक जी, जब आप पाकिस्तान से भारत में स्थलांतरित हुए, उस वक्त के हालात वैसे थे कि सब जगह पे मुझे लगता है कि अंगार बिखरे हुए थे और उसी में से आप निखर कर आ गए। तो मंगलानी परिवार है या आपकी पहली पीढ़ी उल्लासनगर में पाकिस्तान विभाजन से लेकर उल्लासनगर तक का जो सफर है, क्या आपको याद है? आपको पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा? थोड़े मैं बयान करता हूँ। हम बंगोलदेरा नामक गांव में रहते थे। रतेदेरा तहसील था, लारकाना जिला। वहाँ से हमें कराची लाया गया। वहाँ उस समय ऐसा माहौल था हिंदुओं के खिलाफ, जो मारधाड़ करने वाले आतंकवादी वहाँ थे। इतना उन्होंने आतंक मचाया कि हमारे बच्चों को मारे, औरतों को इज्जत लूटी, औरतों को भी मारा, मर्दों को भी मारा पीटा। भय के कारण हमें सब लोगों ने, वहाँ जो रहवासी थे सिंधी, सबको भारत की सरकार जो थी उसी समय उन्होंने कहा सब यहाँ से हमारे हिंदुस्तान में आ जाओ। जी हाँ। हम लोग कराची पहुँचे, कराची से पानी के जहाज से बम्बई पहुँचे। बम्बई में एक दो रात कहीं भी वहाँ हम रहे होंगे प्लेटफॉर्म के वीटी के बाहर। तो आपकी उम्र कब कितनी थी उस वक्त? और मैं 2.5 साल का था। तो ये सब माँ और बाप ने आपको बताया हुआ? ये मुझे बाद में माँ बाप के से या दोस्तों से मालूम पड़ा। मैं 2.5 साल का था। मेरा जन्म चेटी चंद 1945 में हुआ। अच्छा। वहाँ से हमको भेजा गया मध आइलैंड, बम्बई के बाजू में ही मध आइलैंड है। हाँ। वहाँ एक कैंप थी जहाँ चटाइयाँ लगी हुई थी, रूम्स बने हुए थे चटाइयों के। उधर रहे थोड़ा टाइम, फिर सरकार ने हमको वहाँ से गांधीनगर कैंप, वलीवड़े कैंप बोलते हैं, कोल्हापुर के बाजू में। अच्छा। वलीवड़े स्टेशन है, वहाँ गांधीनगर कैंप नाम से वो कैंप खोला गया। वहाँ बैरक बनाई हुई थी जहाँ पर हमको निर्वासितों को वहाँ उन्होंने आश्रय दिया, रूम दिए रहने के लिए। वहाँ रहने के बाद मेरे पिताजी यहाँ कल्याण में आए
कल्याण कैंप थी, कल्याण में आए, मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी, तो यहाँ आए तो यहाँ हमको आनंद आ गया। पिताजी बोले यहीं रह जाते हैं। अच्छा। यहाँ एक झोपड़ा था, 50 रुपए में खरीदा, वहाँ हम रहने लगे। ये जगह उसी जगह पर है अच्छा। जहाँ झोपड़ा था, ये बाद में हम लोगों ने बनाई। यहाँ पर मैं आया, स्टेशन पे लेमन ड्रॉप वगैरह बेचता था, बूट पॉलिश किया। अच्छा। कारखाने में 4 घंटे का 8 आना मिलता था। पढ़ाई करते हुए 8 आना कमाने का भी शुरू कर दिया। मेरे पिताजी एक किराने की दुकान पे नौकरी पे लग गए, लेकिन वहाँ वो संत वृत्ति के थे। अच्छा। उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। जब उल्लासनगर में आप विस्थापित हो गए तो पहले तो हालात अच्छे नहीं थे, मिलिट्री कैंप था, हर जगह पे बिच्छू कांटों का राज था, तो उस वक्त आपका बचपन कैसे गुजरा होगा? पतरे का घर था, चारों बाजू पतरे लगे थे, तो तकलीफ तो होती थी। एक दिन रात के टाइम पे 1 बजे करीबन सांप आके बैठ गया चूल्हे के अंदर, जहाँ खाना बनता था। हाँ। मेरी माँ ने चिल्लाया, बोला सांप बैठा है। तो सामने तबेले वाले थे भैया लोग, दूध निकालने वाले, उनको बुलाया, उन्होंने सांप को हटा के बाहर कर दिया। अच्छा। इस तरह के कई तकलीफें देखिए। लेकिन पत्रकारिता शुरू करने का ये अवसर जो है, या कहाँ से ढूंढा आपने, या पत्रकार कैसे बन गए नानक मंगलानी? मेरा एक पत्रकार दोस्त था जो वीकली अखबार निकालता था, उल्लास ज्योति। उल्लास ज्योति करके कुछ अखबार वो निकालता था। मेरे साथ पढ़ा था वो। नाम क्या था उनका? नाम था वकील कार्रा। अच्छा। वकील कार्रा। वो वकील कार्रा के पास आना जा, वो मेरे साथ 11वीं तक पढ़ा। मैंने 11वीं पास की, उसके बाद मैं बॉम्बे में सर्विस पे लगा। प्रकाश जी मिल गए, प्रकाश भी नाम है उसका, और वकील भी। तो एक दिन मेरा चेटी चंड आ रहा था, मैं बोला यार मेरा जन्म आ रहा है, हाँ। कुछ अखबार में लिखा। बोले ऐसा काम करो, इस हफ्ते की अखबार तुम पूरी अपने नाम पे निकालो। क्या बात है? पूरी कहानी बनो, जो बन रहा है। मुझे जो समझ में आया, याद आया, लिखा। पूरी अखबार मेरे जीवन से वो निकली, उल्लास ज्योति। उसको पसंद आई। सिंधी में? अच्छा। नहीं, हिंदी में। तो उसको पसंद आई। बोला यार तू तो अच्छा राइटर बन सकता है, ठीक है तू मेरे साथ चलता है, चलते रहेंगे। इस तरह मैं उसके साथ पत्रकार बन गया। और नौकरी छोड़ दी? नौकरी छोड़ के आया था, पहले जो नौकरी थी वो छोड़ के आया था। अच्छा। तो पत्रकारिता का दौर कैसे रहा आपका? कितने साल पत्रकारिता की? सिंधु सपूत खुद का अखबार हो, ऐसा विचार क्यों आया मन में? पत्रकारिता करते करते मैं दूसरी अखबारों के भी मुलाकात की, उनके लिए भी कुछ लिखता था, आर्टिकल वो भी छापते थे। तो बाद में मुझे ध्यान में आया यार मैं भी तो अखबार निकाल सकता हूँ। तो मैंने खुद को सिंधु सपूत, नानकराम मंगलानी सिंधु सपूत उपनाम दे ही दिया था पहले। सिंधु सपूत नाम के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली और वो पास हो गई, और अखबार निकालना। कब पहला अंक? 2000 में। 2000। अच्छा। सितंबर 10 सितंबर 2000 में वो अखबार पहली निकली। तो अभी 25 साल हो गए उसको? 25 साल। अच्छा। तो अखबार के माध्यम से आपने सिंधी समाज की जो वेदना है, तो तकलीफें हैं, उसको किस तरह से बयान किया? यहाँ की जो कार्य, समाज के जो अच्छे कार्य होते थे, उनकी मैंने व्याख्या अपने अखबार के माध्यम से करनी शुरू की। यहाँ जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, आज भी हैं, उनका जो कर्म था उसकी गाथा अपने हिसाब से सिंधु सपूत में प्रकाशित करना शुरू किया। लोगों को पसंद आ गई, अखबार चालू हो गई। शहीद हेमू कालानी, उनको किस तरह से याद करते हो? हेमू कालानी ने कुछ गुनाह किया नहीं था। वो पटरी पे जैसे हम लोग बचपन में जाते थे इधर, वैसा ही वो बचपन में सिंध में रेलवे लाइन पे अपने दोस्तों के साथ था। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म किया, ये तो बचपन में जब बच्चों के मन पे रहता तो है, लेकिन इजहार नहीं कर सकते। तो उसके मन में कुछ भाव, वीरता के भाव उन दोस्त लोगों में भरे हुए थे। वो घूमने निकले थे, लेकिन अंग्रेजों की गाड़ी आई, उन्होंने समझा ये हमारी पटरी उखाड़ रहे हैं, यहाँ खड़े हैं यानी क्या कर रहे हैं। उस डाउट में उनको पकड़ के ले गए
और उसको सजा मिली। फांसी हो गई। बस। हम कहते हैं कि सिंधी अबाणी बोली सबसे मीठी बोली है, मुझे लगता है कि इस देश की। तो क्या आज सिंधी भाषा इतने सालों में, सिंध संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति भी है, उस प्राचीन भाषा है, तो इतने सालों में अभी नई पीढ़ी तक वो हस्तांतरित हो रही है क्या? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान होने के बाद यहाँ जब हम कल्याण कैंप में, यहाँ पर सब प्राइमरी स्कूल सिंधी भाषा पढ़ाते थे। यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल में सिंधी मीडियम से 11वीं तक क्लासेस चलते थे। ये मैं समझता हूँ सन 2000 के बाद करीबन ये सिंधी का जो सिस्टम रहा और यहाँ पर जो अंग्रेजी मीडियम क्लासेस चालू हो गए, कॉन्वेंट स्कूल आ गए, और यहाँ पर सरकार हमको जो अंग्रेजी पढ़ा है उसको नौकरी दे रही। अंग्रेजी पढ़ा हुआ नहीं है तो उल्लासनगर के सिंधी स्कूल भी तो लगभग बंद हो चुके हैं, सिंधी नेता उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। आज लगभग प्राइमरी स्कूल तो सिंधी है ही नहीं। हाँ। सेकेंडरी स्कूल है, ACS सिंधु एजुकेशन सोसाइटी वाले अभी भी वो संभाल रहे हैं, 5-6 स्कूल चला रहे हैं, लेकिन वहाँ भी इंग्लिश मीडियम के क्लासेस खुल गए हैं। सिंधी को पढ़ाने के लिए हमने जो अपील की सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, भाई आप सिंधी विभाग खोलो तो सिंधी कायम रहेगी। कुछ सिंधी प्रचारक निकलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, आप उनका साहित्य लेंगे, उत्साहित होंगे, साहित्य भाई अपन लिखेंगे तो जाएगा, बिकने जाएगा, खरीदी होगा, आप उत्साहित करेंगे, कुछ उनको प्रेरणा देंगे सरकार की तरफ से, तो हमारी सिंधी कायम हम रख सकते हैं। पॉलिटिकली उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो किया सामाजिक संस्थाओं ने किया, सामाजिक सोशल वर्करों ने किया है, अभी भी वो करते रहते हैं, लेकिन उतना नहीं कि अपन सिंधी को ऊपर उठा के लाएं पहले जैसा, उतना नहीं होता। अलग अलग प्रांतों में जैसे MP में, राजस्थान में, दिल्ली में ऐसे कुछ लोग हैं जो सिंधी को जीवित रखने के लिए अपना जी जान लगाने को भी तैयार हैं, लगाते हैं। यहाँ भी उल्लासनगर में भी हमारी सिंधु यूथ सर्किल है, उसने भी एक सिंधी विभाग किया जहाँ पर शायरी, गीत, कवि ऐसे प्रोग्राम होते हैं। सिंधी प्रोग्राम करने वाले हैं, देखने वाले भी हैं, लेकिन जो अभी सिंधी नाटक भी अच्छे नाटक भी सिंधी होते हैं, पिक्चर्स भी निकालते हैं। हाँ। सिंधी में पिक्चर्स भी निकालते हैं और गीत गाते हैं। ऐसे लोग गाते भी हैं, भले वो पढ़े नहीं हो, अंग्रेजी पढ़े हो, तो भी सिंधी में गाना, गीत वगैरह जो आता है वो भी गाते हैं, लेकिन उतना उसका रिजल्ट नहीं आता। देखने वाले अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। अभी उम्र के 80 साल अपने पार कर दिए हैं, तो उल्लासनगर बदला है कुछ? उल्लासनगर की जो व्यवस्था पहले मैंने देखी, एक गाना भी था, खड्डू खूबा वाटते बत्ती न का लैंप, यानी रास्तों पर खड्डे, न बत्ती थी, न रोड लाइट थी, लोग गिरते थे, कैसे चलते थे उनको मालूम, टॉर्च लेके घूमते थे सभी जेब में। इस तरह का वातावरण जो मैंने देखा बचपन में यहाँ, वो बदली हो गया। नगर पालिका आई, नगर पालिका ने बदली किया। महानगर पालिका आने के बाद उम्मीद थी ये शहर अपना बंबई से भी ऊपर उठेगा, क्योंकि यहाँ व्यापारी ज्यादा है, व्यापार है, पैसा लगाता है व्यापारी, सेवा करता है व्यापारी। लेकिन वो व्यवस्था राजनीतिक लोगों ने सिर्फ अपने लिए की होगी। वो लीडर बन गए, वो नेता बन गए, धनवान बन गए, शहर के लिए किसी ने भी नहीं सोचा। ये थे नानक मंगलानी जी, जिन्होंने अपनी उम्र के 80 साल, जब से उन्हें समझ आई हो तब से सिंधी भाषा हो, सिंधी संस्कृति हो या सिंधी इतिहास हो, इसको नई पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए अपनी तरीके से, भले वो सामाजिक कार्य हो या अपना सिंधु सपूत अखबार हो, इसके माध्यम से कई सारे प्रयास किए हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये चिंता व्यक्त की है जो हर एक के दिल को शायद ठेस पहुंचाएगी या जख्म देगी ही, और ज़रूरी भी है, क्योंकि उनका ये हक है बुजुर्गों का कि नई पीढ़ी अगर कहीं पर अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रही है तो उसका कान पकड़कर उसे याद दिलाने की ज़रूरत है। तो यहाँ के नेताओं को उनकी अपील है कि हमारा जो एक सांस्कृतिक वैभव था उसे फिर से एक बार लाने की कोशिश करें और सिंधी भाषा बचाने की कोशिश करें। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने
खुले दिल से यहाँ पर अपनी विचार जो है प्रकट किए। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और मैं धन्यवाद आपको और डबल दूंगा कि आप भी हमारी सिंधी भाषा के उत्थान के लिए कोशिश करते रहते हैं, उसके लिए भी आपका आभारी हूँ।